स्वागत है आपका IG नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक का सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स, जिसमें कि हम आपको आखिरी एक घंटे का मार्केट का पूरा एक अपडेट देंगे और उसी के साथ ही साथ रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। तो किस तरह से चाल रह सकती है ये समझेंगे। बाजार के एक्सपर्ट थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे कि समझेंगे कि मार्केट की चाल अब आखिरी एक घंटे में कैसी रह सकती है और इसमें कमाई के मौके आपके लिए क्या क्या बन रहे हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी में 150 अंकों की वीकनेस है, बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ी है और 650 अंकों के से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी इस पर दिखा रहा है। अगर बाजार के एक अपडेट ले लें तो इस वक्त की बड़ी बातों पर पहले नजर डाल लेते हैं। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन गिरावट है और 22,750 के पास बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अब 650 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और HDFC ICICI बैंक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेटल शेयर आज चमके हैं, IT और रियल्टी शेयर में वहीं दूसरी तरफ कमज़ोरी देखने को मिल रही है। लेकिन नतीजों के दम पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में। और नतीजों की बात करें तो हॉकिंस नतीजे आने के बाद 15% की तेज़ी, वहीं कैंपस और कॉनकॉर्ड में भी शानदार तेज़ी देखने को मिली नतीजों के बाद। डिफेंस शेयरों में भी आज अच्छी तेज़ी, मजगांव डॉक पारस डिफेंस यहाँ पर भी करीब 5 से 8% की तेज़ी देखने को। तो ये हैं इस वक्त की 5 बड़ी बातें बाजार की। लेकिन चलिए अब आपको आगे बता देते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास होगा। तो 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल होंगे, जिससे कि हम समझेंगे कि आखिरी एक घंटे में वो ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट ये हम लेकर आएंगे, जिसमें कि इलेक्शन तक अब मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इससे जुड़ी रणनीति हम आपको बताएंगे ऑप्शंस के जरिए। 3 मार्केट एट 3, जिसमें कि आपको बताएंगे कि खबरों के चलते एक्शन कहाँ नजर आ रहा है। 3:05 पर खबर गर्म है, जिसमें कि डीलिंग रूम में क्या कुछ हलचल है, किस स्टॉक को लेकर हलचल है, इस पर चर्चा करेंगे। 3:15 बजे हम शुरू करेंगे BTST STBT सेगमेंट और 3:20 पर आपको बताएंगे कि कल कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। बाजार पर वापस से लौटे तो अब कमजोरी हावी है, 150 अंक नीचे है निफ्टी। सुबह से ही करीब 100-120 अंकों के दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन वीकनेस बनी हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है और अब 630 अंकों की गिरावट है बैंक निफ्टी में। अभिषेक, आज तो दिन भर कमज़ोरी रही बाजार में, निफ्टी में भी दायरे में ही कारोबार रहा, और किस तरह का एक्शन दिखा आज मार्केट में दिन भर? पूजा 3 दिनों का कंसोलिडेशन था और हमने देखा था कि हल्की हल्की सी गिरावट के साथ बाजार 3 दिन बंद हुए थे, लेकिन आज एक झटका बड़ा लगा है और करीब करीब आप देख रही हैं कि निफ्टी है 150 अंक नीचे। और निफ्टी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि बड़े जो बैंक्स हैं उनके चलते आज निफ्टी पर भी प्रेशर बन रहा है और निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे, ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो साफ साफ उसमें पता चल रहा है कि 23,000 पर एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। 23,000 को पार करना बाजार को थोड़ी सी मुश्किल होगी। 22,800 अगर पार कर लेता है तो फिर 23,000 पर जाकर बाजार को मुश्किल होगी। अगर सपोर्ट की बात करें तो 22,700 पर एक सपोर्ट है बाजार के लिए, जो अभी तक तो काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट आता है वो आता है 22,500 पर। तो आप मोटा मोटी रेंज मान के चल सकती हैं कि ये 500 अंकों के आसपास की रेंज है और 23,000 के आसपास के बेस पर ये बहुत बड़ी हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इंडिया विक्स कल हमने देखा था कि 24 के ऊपर निकला था, आज भी उसके आसपास बरकरार है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे जरूर आया है। आज अगर हम ओवरऑल बाजार की अगर बात करें तो आप जैसे बता भी रही थी कि कुछ कुछ पैक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। मेटल से थोड़ा सपोर्ट है, हिंडाल्को सपोर्ट दे रहा है। फार्मा शेयरों में हम सन फार्मा, डिवीज, सिप्लाई, इन शेयरों में तेजी आज हम देख रहे हैं। कंजम्पशन के कुछ शेयर्स नेस्ले समेत, ITC समेत, वहां से थोड़ा थोड़ा बाजार के लिए सपोर्ट है। लेकिन पूरा का पूरा मूड अगर हम देखेंगे तो खराब कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। 650 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी बैंक, और अगर आप निफ्टी के मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो प्रतिशत के लिहाज से दोगुनी गिरावट है निफ्टी बैंक में, 1.25% के आसपास की कमजोरी है। बैंकिंग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वाली जो कंपनीज है वहां पर भी प्रेशर बन रहा है और SBI लाइफ, HDFC लाइफ आज
ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में दोनों के दोनों शुमार हैं। और वायदा की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में करीब करीब 4.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मेटल थोड़ा संभाल रहे हैं, फार्मा कंजम्पशन थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग से मूड पूरा का पूरा खराब है। क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक की अगर बात करें 29% अकेले एचडीएफसी बैंक का वेटेज है, अब 24% के आसपास का वेटेज आईसीआईसीआई बैंक का है। अगर ये दोनों बैंक अगर 1.5 से 2% कमजोर हैं तो आप रिकवरी की उम्मीद कर नहीं सकते। इनको सुधारना होगा और ये वेटेज वाला हिस्सा बड़ा क्रूशियल हो जाता है। देखना होगा कि बाजार की चाल यहां से किस तरह की होती है, लेकिन अगले 1 घंटे में हम कमाई जरूर कराएंगे आपको इंडेक्स के जरिए, क्योंकि चुनाव के नतीजे अब कुछ ही सत्र दूर रह गए हैं और चुनाव को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे उनका बाजार पर असर जरूर होगा। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है, उसके बाद एग्जिट पोल की भी हम कवरेज करेंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक अच्छी चीज आज आई है, एसएनपी ने भारत का जो आउटलुक है उसको बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। हालांकि रेटिंग में अपग्रेड नहीं किया है, कहा है कि जब तक वित्तीय घाटे में सुधार नहीं होता है, कमी नहीं आती है, तब तक रेटिंग अपग्रेड नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावों का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए यहां से अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि इंडेक्स पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा तमाम स्टॉक्स भी समझेंगे, ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। तो अगला 1 घंटा बहुत हैपनिंग होने वाला है, एक्शन पैक्ड रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन घेडिया, रत्नेश गोयल और सुदीप शाह। जतिन जी, रत्नेश जी और सुदीप जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आशीष कपूर भी थोड़े देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत रत्नेश जी आपसे करना चाहेंगे, आप कहां पर सपोर्ट देख रहे हैं बाजार के लिए, और आज की जो डिप आई है रत्नेश जी, इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है, और अगले 1 घंटे में किस तरह से इंडेक्स को ट्रेड करें, क्या रणनीति बना के चलें? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। नहीं, बिल्कुल बाजार में थोड़ी सी डीप आई है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके पहले भी थोड़ी सी कोई नर्वसनेस रहती है बाजार पे। हम हाई के आसपास में आ गए थे, इस कारण से थोड़ा सा नर्वसनेस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत ज्यादा घबराहट की बात नहीं होना चाहिए। जो मेजर सपोर्ट अभी मुझे यहाँ से दिखाई देता है 22,500 का, अगर उसके नीचे कहीं जाएंगे हम थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पर मुझे अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहने की मेरी तरफ से सलाह रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस से बाकी वापस से बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होकर वापस से तेजी की तरफ बढ़ सकता है, अनलेस कि थोड़ा सा कुछ बड़ा नेगेटिव साइड हमको रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट में या नतीजों में देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल रहेगा। बाकी अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि बाजार नीचे में कंसोलिडेट होकर यहाँ पे चल सकता है। अगर आखिरी के 1 घंटे की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के लिए 22,700 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। ये नहीं तोड़ता है तो यहाँ से बाजार 22,700 से ऊपर में 22,825 850 यहाँ तक ऊपर की रेंज में आ सकता है। तो ओवरऑल इस रेंज में रह सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना रह सकता है अभी आखिरी के आधे घंटे में भी। ठीक है, तो ये इंडेक्स पे रणनीति होगी, थोड़ी देर में हम जानेंगे रत्नेश जी से कि उनकी शेयर कौन से हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इस बीच नतीजों का सीजन चूंकि चल रहा है, और अब आज और कल ये 2 ही दिन नतीजे आने वाले हैं, परसों से कोई नतीजा नहीं है। रिजल्ट ओवर, अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे बचे हैं, टाटा स्टील के बचे हैं, इन 2 कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। रिजल्ट सीजन निफ्टी के लिहाज से खत्म हो जाएगा, बाकी कंपनियों के भी खत्म ही हो जाएंगे। इस बीच शामिल यानी कि संवर्धन मदरसन के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आय 22,516 करोड़ रुपए से बढ़ी है, और मुनाफा 699 करोड़ रुपए से बढ़कर 1444 करोड़ रुपए पर आ गया है। शेयर में हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास का उछाल है शामिल के, 2.25% का 145 रुपए के आसपास के भाव है। एक समय था कि 100 रुपए पर बड़ा रेजिस्टेंस था, उसको पार किया। उसके बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि तेजी बनती हुई दिख रही है। संवर्धन मदरसन, इस पर जतिन आप व्यू दीजिए। आय में भी बढ़त है, मुनाफा तो ऑलमोस्ट ये डबल से ज्यादा हो गया है संवर्धन मदरसन का, मुनाफे के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन है। टेक्निकली अगर जो मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। आई थिंक आज के 2 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था बिटवीन 140 एंड 145, जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है अभी। मेरे को लगता है कि अगर जो किसको करंट लेवल्स पे पोजीशन बनानी है तो 138 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। मेरे को लगता है इसमें अराउंड 150 152 तक की इमीडिएट अपसाइड लगती है।
हम्म, ठीक है। तो ये है सलाह संवर्धन मदरसन पे रिजल्ट्स के बाद का ये इम्पैक्ट। स्टॉक 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का क्लोजिंग ट्रेड्स। रत्नेश जी बताइए, आप कहाँ मौके देख रहे हैं इस वक्त ट्रेड के? मेरे दोनों तरफ बाइंग के रहेंगे, दोनों केज मार्केट के स्टॉक्स रहेंगे। पहला जो रहेगा पारस, पारस में काफी अच्छे रिजल्ट के बाद में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बॉटम पे बना है। 910 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी रख सकते हैं। 1030 रुपए का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा जो रहेगा वो ग्रीनवेल का रहेगा। ग्रीनवेल नॉर्टन में काफी लंबा कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट दिया है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 2650 मुझे ऐसा लगता है टारगेट आ सकते हैं। 1030 के लेवल्स आ सकते हैं और ग्रीन वेयर में भी तेज़ी करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। 2650 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। जतिन जी, आपकी नज़र कहाँ है ट्रेड के लिए? हमारे भी दो ट्रेड रहेंगे, वो लॉन्ग साइड की तरफ रहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो बाटा इंडिया में होगा। तो बाटा इंडिया में हमने देखा है कि निचले स्तरों से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। बहुत ही ओवरसोल्ड है ये काउंटर और टेक्निकल पुल बैक डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स है। तो मैं बाटा इंडिया लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेंगे 1355 के और टारगेट रहेंगे 1415 और 1435 के। तो एक अच्छा खासा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाटा इंडिया में। और जो सेकंड रिकमेंडेशन होगा वो क्रॉम्पटन में होगा। तो क्रॉम्पटन ने हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है। मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट होने को है। तो क्रॉम्पटन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेरे 385 के रहेंगे और टारगेट 415 के रहेंगे। हम्म, ठीक है। तो क्रॉम्पटन में तेज़ी करने की सलाह, 415 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और बाटा में भी खरीदारी करने की सलाह है। तो ये 4 ट्रेड अभी आपको बता दिए हैं क्लोजिंग के लिहाज से, इस पर नज़र रखिए। जॉनसन कंट्रोल्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज भी करीब 7% की तेज़ी है। और जब से नंबर आए हैं, अगर पिछले 5 दिनों का हम ट्रेंड देखें तो 40% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है कुछ दिनों में ही। नतीजों के बाद शानदार नंबर्स आए थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। रत्नेश जी, जॉनसन कंट्रोल्स में अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? सब एक अच्छा नतीजे के बाद में काफी अच्छा एक मोमेंटम हमको दिखाई दिया है। काफी अंडर परफॉर्म कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद में इसने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में बेस बनाया, वहां से इसमें तेजी दिखाई दी है। हालांकि अभी पिछले लास्ट नतीजे आने के बाद में 3-4 दिन ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ी तेजी हो चुकी है इसमें। पर मुझे ऐसा लगता है अभी भी जो तेजी है ये बरकरार रह सकती है। 1980 रुपए से 2000 रुपए तक के लिए जा सकता है ये। तो अगर किन्होंने नीचे में ले रखा है तो मैं तो उनको सलाह दूंगा कि स्टॉप लॉस लगा ले 1680 का, उस स्टॉप लॉस से बने रहे। कॉन्सेंट कंट्रोल में अच्छी तेजी, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयर लेकर आएंगे जहां पर नतीजे आ जाए हैं और शेयरों को जैसे पंख लग गए हों, बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। एक तो है कैंपस एक्टिव का, इसके नतीजे तो खैर कल आ गए थे। आज शेयर में रिएक्शन देख रहे हैं कि 17% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हॉकिंस कुकर लेकर आएगा। हॉकिंस कुकर का शेयर 18% ऊपर कारोबार कर रहा है। दोनों में ही जबरदस्त तेजी का माहौल है। आप जरा जतिन दोनों स्टॉक को चेक कीजिए और ये बताइए कि मुनाफा वसूलना है या फिर होल्ड करना है। अभी ये शेयर और चलेंगे तो कितना? देखिए, फर्स्ट में कैंपस की बात करूंगा तो कैंपस एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद इसमें हमने देखा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। लो टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन नेगेट होके एक हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को लगता है जिनके पास भी है वो डेफिनेटली होल्ड करके चले। एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। एडिशनली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो अराउंड अभी 270 के आसपास है 200 डे मूविंग एवरेज। तो मेरे को लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल है। आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली ये काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए।
ऊपर में मेरे को लगता है इनिशियली 325 340 के लेवल्स जरूर देखने मिलने चाहिए। इसके लिए कैंपस में होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें मैं स्टॉप लॉस 268 का सजेस्ट करूंगा, जो 200 डे मूविंग एवरेज। 68 का स्टॉप लॉस कैंपस एक्टिव के लिए होल्ड करने की सलाह है। बाजार में कमजोरी बढ़ी है। आप देखिए निफ्टी इस वक्त है करीब करीब 250 अंक नीचे, दिन के निचले स्तर के आसपास 22,700 के स्तर को बहुत जद्दोजहद कर रहा है उसको होल्ड करने की, और 180 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें, गिरावट वहां पर भी बढ़ी है। अब 670 अंकों के आसपास की गिरावट है। 48,500 के नीचे आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी जरा आप बताइए, ये जो आज की गिरावट है, देखिए ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि जो मूड खराब कर दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यह है कि अब चूंकि रिकॉर्ड ऊंचाई बाजार बना चुका था, वहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है इवेंट आने से पहले चुनावों का। आप ये बताइए कि बाजार में क्या कुछ कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए क्या निफ्टी के, या फिर निफ्टी बैंक के कॉल कोई खरीद के चलना चाहिए इस वक्त? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली कॉल के प्रीमियम जो आपको जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थोड़ी सी उसकी प्रीमियम थोड़ी सी हाई मिलेगी, चाहे कॉल या पुट आप देखेंगे, क्योंकि अब चुनाव के नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर जैसा मैंने जिक्र करा कि 22,700 अगर टोटल 22,500, तो वो एक बेस्ट थोड़ा सा लेवल रहेगा। अगर एक दो दिन में कहीं 22,500 के आसपास में आते तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो थोड़ा सा फेवर में बैठेगा लॉन्ग साइड की पोजीशन में, तब थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। भी आज कल की भी एक्चुअली हम एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा ऐसा डिसीजन मेरे हिसाब से लेना चाहिए। तो एक दिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वेट आपको ऑप्शन में चुनाव के लिहाज से नहीं करना है। क्या पता कोई स्टॉक ऑप्शन हो जो चलने को बिल्कुल तैयार हो, जहां पर आप मालामाल बन सकते हो। लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट जो इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन का ऑप्शन। और इलेक्शन का बेहतरीन ऑप्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आज आपका फिर से समय देने के लिए। बताइए, बहुत कम दिन, 4-5 सत्र रह गए हैं अब चुनाव के नतीजे आने को, सबके मन में उत्साह है, ऑप्शन ट्रेडर वेट कर रहे हैं आपका। बताइए कहां पर मौका बनेगा? जी बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आपको याद हो तो कल की हमारी क्लोजिंग बेल में मैंने कोटक बैंक पे एसटीबीटी कहा था, जहां पे आज हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग के अंदर भी यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो कोटक बैंक ही आज हमारा ऑप्शन का फोकस भी है। कोटक बैंक के अंदर हम यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड जो है वो स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। आपको करंट लेवल से जून महीने के लिए 1700 की जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदना है, और 1620 की यहाँ पे पुट ऑप्शन है उसको बेचना है। इसी रेंज के अंदर आपको इसका कारोबार देखने को मिलेगा। अधिकतम मुनाफा जो है यहाँ पे वो 20,180 तक का, और अधिकतम नुकसान वो 11,820 तक का हो सकता है। तो कोटक बैंक के अंदर आज भी फोकस बना हुआ है, और उसको बेयर पुट स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, कोटक बैंक का पुट खरीदना है। वैसे कोटक बैंक ने बाजार को भी अंडर परफॉर्म ही किया है, निफ्टी बैंक को भी अंडर परफॉर्म किया है बाकी शेयरों के मुकाबले। चाल थोड़ी सुस्त रही है। 1700 वाली पुट खरीदनी है आपको 49.55 के भाव पर जून सीरीज की। 1620 का पुट आपको बेचना है 20 रुपए पर। अधिकतम मुनाफा स्ट्रेटजी में 20,180 का, अधिकतम नुकसान 11,820 रुपए का इस ऑप्शन स्ट्रेटजी में। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अपना देख लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करके रखिएगा अगर आप ये ट्रेड करने जा रहे हैं तो, क्योंकि इलेक्शन के अराउंड में बाजार में वॉलेटिलिटी, आज जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं हो सकता है इसका कई गुना ज्यादा वॉलेटिलिटी हम इलेक्शन डे के दिन देखें, या फिर उसके 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में देखें। तो ये सारी चीजें अपनी एसेस करके सोच के समझ के आपको ये ट्रेड करना है। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर इस वक्त दिन के निचले स्तर के आसपास से 1690 रुपए के आसपास का भाव हम देख रहे हैं। करीब करीब 1% के आसपास की कमजोरी, बाकी बैंकों की तर्ज पर वहां पर भी हम कमजोरी वाला ही ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन जरा नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। 48 नतीजे निफ्टी के आ चुके हैं। आज टाटा स्टील के नतीजे आएंगे और कल आएंगे अपोलो हॉस्पिटल के नंबर, और पूरे के पूरे हाफ सेंचुरी लग जाएगी, 50 के 50 नतीजे पूरे हो जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल से उम्मीदें क्या हैं?
किस तरह के नतीजे आएंगे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान है अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर? तो इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत तोड़फोड़ नतीजे नहीं आएंगे अपोलो हॉस्पिटल से, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी हॉस्पिटल कंपनीज के नंबर्स देखे हैं वहाँ पे एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। अगर उनके आरपॉब या ऑक्यूपेंसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, और वो कुछ ऐसी ही उम्मीदें हम अपोलो हॉस्पिटल से भी रख रहे हैं। अगर इनकी आय देखें या फिर EBITDA या फिर प्रॉफिट फिगर, तो तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट ग्रोथ की ही हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा बढ़त की उम्मीद आप ना रखें। अगर आय की बात करें तो 4,907 करोड़ हमारी उम्मीद है, वहीं EBITDA के फ्रंट पे 630 करोड़ यह आंकड़ा आ सकता है, और मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं स्थिर होते हुए दिख सकते हैं 12.8% पे। पर मार्जिन सबसे अहम होगा यहाँ पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस की जो मार्जिन्स है वो तिमाही दर तिमाही लगभग 20 बेसिस पॉइंट्स की वहाँ पे हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जो अन्य डिविजन्स के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से सपोर्ट करते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 253 करोड़ कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आएगी। हालांकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि इस बार कंपनी का आरपॉब और हेल्थ को जो बिज़नेस उन्होंने हाल ही में उसकी जो पूरी हेयर फर्दर अनाउंस किया था उसको लेकर कितना सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही डायग्नोस्टिक से जो है इस बार उम्मीद कर रहे हैं हम कि थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, और साथ ही साथ इनका जो AHHL का सेगमेंट है वो करीब 20% साल दर साल ग्रोथ रिकॉर्ड कर सकता है। तो उसका आंकड़ा भी कैसे आता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा मैनेजमेंट कॉमेंट्री पे जो उन्होंने हाल ही में कुछ एक्सपेंशंस किए हैं पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में, वहाँ पे जो नए हॉस्पिटल्स हैं उनमें किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो भी एक अहम फैक्टर होगा देखने के लिए। तो ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद है, कोई निराशा यहाँ पे नहीं हाथ लगनी चाहिए, पर इसके अलावा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की भी उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल से। तो ये एक निफ्टी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आने वाले हैं, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि मजबूती है, हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नतीजों में भी ज़्यादा कुछ नेगेटिव फैक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुनाफे में 75% की ग्रोथ का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। और आज तो हम देख भी रहे हैं कि फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस ये आज संभले हुए फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो वो अभी फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ इस बीच आशीष कपूर जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका वैल्यूएशन वाइज? कौन से स्टॉक्स अभी भी आपको अच्छे लग रहे हैं एंट्री लेने के लिए? तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिकॉज फार्मा बहुत देर कंसोलिडेशन के बाद चला है, और मेरे मुताबिक 2 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो वैल्यूएशन और वैल्यूएशन कंफर्ट है, और दूसरा क्योंकि अंडर ओनरशिप है काफ़ी देर से चलानी, और दूसरी जो बात है कि रिलेटिवली पॉलिटिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। तो आई थिंक इलेक्शन से पहले अगर लेना हो तो इट्स बेटर टू बाय दीज काइंड ऑफ न्यूट्रल शेयर्स, IT, FMCG या फार्मा। सो सब लिहाज से आई थिंक फार्मा में मोमेंटम भी अच्छा आ रहा है, तो आई थिंक फार्मा शुड बी अ गुड शेयर, गुड प्लेस टू हाइड। एंड इसमें आइडियाज भी बहुत उभर के आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बायोकॉन, जो कि बहुत सालों की कंसल्टेशन के बाद निकला है। तो ऐसे बड़े आइडियाज आ रहे हैं। एक डीवीज लैब एक और अच्छा आइडिया है, डेनमार्क फार्मा एंड आई थिंक बायोकॉन, ये तीनों काफी अच्छे लग रहे हैं। ओके, डीवीज लैब यहाँ पर नज़र रखिए, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। ग्लैममार्क फार्मा भी करीब 2% ऊपर है, तो यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ब्रेक में जाने से पहले हम फार्मा कंपनियों पर डिस्कस कर रहे थे। इस बीच आपकी स्क्रीन पर जुबिलेंट फार्मोवा के नंबर चल रहे हैं, और घाटा कम हुआ है, घाटे में कमी आई है। अगर घाटा की बात करेंगे तो 62 करोड़ के आए, 101 करोड़ से घटकर 62 करोड़ के फिगर्स आए हैं। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है, और आय में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छी बढ़त है, लेकिन स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्ट किया, अब 0.5% नीचे आ चुका है। नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए क्योंकि इस बार भी कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया है।
करीब 62 करोड़ का नुकसान हुआ है। कामकाजी मुनाफा हालांकि बढ़ा है 23% से और आय में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो नंबर ज़्यादा कुछ एंकरेजिंग नहीं है, इस वजह से स्टॉक में वीकनेस भी बढ़ गई है। रत्नेश जी, जुबिलेंट फार्मोवा पर सलाह दीजिए। नतीजों के बाद रिएक्शन आया है स्टॉक में और स्टॉक इस वक्त करीब 0.5% से ज़्यादा नीचे है। अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जुबिलेंट फार्मा आप देखेंगे हालांकि काफी अच्छा इसमें अभी थोड़ा सा कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। नतीजे के कारण थोड़ा बहुत रिएक्शन जो आ सकता है वो आ सकता है, 680 रुपये तोड़ेगा तब फिर मुझे कहीं जाके इसमें कमजोरी नजर आएगी, जो फिर कहीं 650 रुपये तक आ सकता है, पर 680 के स्टॉप लॉस से भी बने रह सकते हैं। ठीक है, तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। चलिए कुछ और भी स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों में इस वक्त बिकवाली हावी है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों ही दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ टॉप लूजर, करीब 2.5% नीचे, और एचडीएफसी लाइफ है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। जतिन जी, क्या कुछ शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए इन कंपनियों में? देखिए, अगर जो इंश्योरेंस कंपनीज की मैं बात करूँ तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ पिछले 2 दिनों से बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे थे। मेरे को लगता है कि जो इसमें शॉर्ट ट्रेड मेरे को नहीं लगता है कि लेना चाहिए। अगर जो शॉर्ट ट्रेड की गुंजाइश बनती थी वो आईसीआईसीआई प्रू में थी, लेकिन वो ऑलरेडी गिर चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। अगर जो ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज की मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है एसबीआई लाइफ जो है वो ऑलरेडी बहुत ही गिर चुका है और कहीं न कहीं ये 200 डे मूविंग एवरेज पे भी आ गया है। तो मेरे को लगता है ये 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास आके शॉर्ट तो डेफिनिटली नहीं करना चाहिए, सपोर्ट पे आ गया है। तो हम वेट एंड वॉच की सलाह देंगे, करंट लेवल्स पे शॉर्ट की सलाह नहीं देंगे। ठीक है, ये इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपके लिए व्यू। लेकिन इस बीच मझगांव डॉक के नंबर आ गए हैं, दीपक फर्टिलाइजर के भी नंबर आए हैं। दीपक फर्टिलाइजर नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि एक तेज उछाल दिखा रहा है। लेकिन पहले मझगांव डॉक को समझते हैं। आय 49% बढ़ी है, क्या बात है। 3,104 करोड़ रुपए आय आई है। 50% के उछाल के साथ शेयर हो गया है अब ये 10% ऊपर। मझगांव डॉक हो या फिर कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो, ये तमाम शेयर गजब के रफ्तार से चलते हुए दिखे हैं। और इनके नतीजे देखिए, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो चाल है ऐसे ही नहीं है, ये फाइनेंशियल बैक्ड हैं, ये फंडामेंटल बैक्ड हैं ये। और आय में 49% का उछाल है। मार्जिन भी निश्चित तौर पर काफी अच्छी निकल के आई होगी मझगांव डॉक के लिए। पिछली तिमाही की अगर बात करें तो 10% के आसपास की मार्जिन थी। इस बार देखते हैं कि मार्जिन कितनी निकल के आती है। लेकिन मझगांव डॉक पर एक बार जरा व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे सर डिफेंस स्टॉक पर कई बार बातचीत हुई है, आपका नजरिया भी बुलिश रहा है। मझगांव डॉक वैसे तो चला बहुत है, लेकिन नतीजे ये संकेत दे रहे हैं कि इसमें जो अंदरूनी ताकत है वो काफी ज्यादा है। आप बताइए कि 10% की तेजी के बाद 3,500 रुपए के भाव के आसपास ये शेयर है। कितना कन्विक्शन है आपको मझगांव डॉक को लेकर, और कोई अगर निवेशक हो जिसके पास हो वो क्या बना रहे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचे अब वो? देखो, अगर तो आप भाग्यशाली है कि आपने नीचे इस तरह पे लिया हुआ है मझगांव डॉक, तो इसको अभी तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मैं ठीक बताया। आई थिंक डिफेंस में जो ग्रोथ आएगी शिप लिस्टिंग में, तो वो काफी एक्सपोनेंशियल आएगी। उसमें अनुमान अभी बहुत मुश्किल लगाना, और जैसे हम देख भी रहे हैं रिजल्ट्स के साथ कि ये ऑलरेडी ट्रांसलेट हो रहा है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अभी प्रॉफिट बुकिंग का तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। और इनफैक्ट काफी इन्वेस्टर्स हैं जो लेफ्ट आउट फीलिंग के साथ अब हैं, और कभी भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आता है तो काफी बाइंग है जो इन स्टॉक्स को अब दोबारा करेगी ट्रैक। तो इसलिए डाउनसाइड सेफ्टी तो है, और मेरे मुताबिक अगर ऐसे नंबर्स हैं तो आपका वैल्यूएशन कंफर्ट भी आता है, और आपके आगे चल के ग्रोथ का भी प्रॉस्पेक्ट्स पूरे पूरे खुले हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और नीचे के स्तरों पर बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। ठीक है, निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। मझगांव डॉक मुनाफा देखिए 111% बढ़ा है, यानी कि डबल हो गया है। पिछले साल ये शेयर इस वक्त 800 रुपए के आसपास था।
वहां से देखिए 4 गुना होकर अब ये 3,369 रुपए, 11% ऊपर तो आज ही चला गया। ये क्या कमाल की रफ्तारी है। 11% का जो रिटर्न है ना, कई बार आपको पाने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, एफडी में भी ये रिटर्न आपको नहीं मिलता है। एक साल की अगर बात करें तो वो आपको रिटर्न देखिए एक दिन में ये डिफेंस शेयर कमा के दे रहे हैं। तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विदेशों से ऑर्डर, सरकार का सपोर्ट, ये तमाम चीजें हैं जो ड्राइव कर रही हैं डिफेंस स्टॉक्स को जबरदस्त तेजी के लिए। अच्छा, दीपक फर्टिलाइजर के नंबर आए थे, जरा इसको भी लेकर आइएगा स्क्रीन पर। दीपक फर्टिलाइजर की अगर बात करें, शेयर इस वक्त 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, अगर हम आपसे रत्नेश जी इसके बारे में पूछें तो ये शेयर ने ना ये कंसोलिडेट किया है। आज हम इसमें बड़ी तेजी जरूर देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको 6 महीने में देखेंगे, अगर आप इसको 1 महीने भर में देखेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स हैं इसके। आपकी राय क्या है सर इस पर? देखिए, कंटिन्यूस में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे अभी भी किसी तरह की तेजी के इसमें अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी कोई तेजी तो यहाँ पे नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से अभी अगर किसी ने बहुत ज्यादा ही नीचे इस तरह से ले रखा है तो यहाँ पे कुछ या तो मुनाफा बांध दे, थोड़ा बहुत तो जरूर यहाँ पे मुनाफा बांध देना चाहिए। किसी ने बहुत नीचे इस तरह से लिया, 540 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले। अभी बहुत ज्यादा तेजी मुझे नहीं दिखाई देती। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर को लेकर ये व्यू। बाजार 181 अंक कमजोर है और निफ्टी बैंक आप देखिए कमजोरी जो थी वो बढ़ के हो गई है। अब 700 अंकों के 48,500 के नीचे आकर 48,450 के भी नीचे आकर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन जरा देखेंगे, वो 991 शेयरों के मुकाबले करीब 1400 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो मंदी के खिलाड़ियों का जो पलड़ा है वो भारी है। वो एफएनओ के आपको लिस्ट में भी दिखेगी, 48 शेयर हैं ऊपर और उसके मुकाबले 130 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज नोटिस करने वाली है आपके लिए, मगर ला सकते हैं तो लाएंगे। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, इंडिया विक्स से अब 24 के ऊपर फिर से, अभी आधे घंटे पहले हम थोड़ी थोड़ी नरमी देख रहे थे 1.5% के आसपास की, लेकिन फिर से इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि वो तेजी बढ़ रही है। 9:30 पौने 10 के आसपास से इंडिया विक्स में जो तेजी चली है, अब 25 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। और ये हम चीज बार बार कह रहे थे कि जब भी इलेक्शन के नतीजे नजदीक आएंगे तो थोड़ी सी बाजार में अनिश्चितता है, डर है, वो बढ़ेगा और उसको ही इंडिकेट करता है ये इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाकर अब हम वहां पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, मेटल्स की जरा बातचीत कर लेते हैं। आप जरा इस पर जतिन बताइए। हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को आज ऊपर है, नाल्को में तेजी है और सेल में, वेदांता में भी तेजी है। हिंडाल्को के अपने रीजन है, नोबेलिस के आईपीओ वाले। आपको कहीं मेटल में कोई मौका दिख रहा है तेजी करने के लिए? देखिए, ओवरऑल मेटल स्पेस की मैं बात करूँ तो मेटल में अच्छा खासा रुझान है। जो भी करेक्शन आ रहे हैं वो बाय आउट जा रहे हैं। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही चलने के कारण उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। जैसे आपने कहा कि हिंडाल्को में न्यूज़ फ्लो के कारण आज वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा शार्प रनअप के बाद मेरे को लगता है अभी कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। इसके लिए करंट लेवल्स पे मैं एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। मेरे को लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में अगर जो नीचे आए अराउंड 5% का करेक्शन आ जाए तो थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा। लेकिन करंट मार्केट लेवल्स पे मैं मेटल शेयरों में अवॉइड की सलाह दूंगा। करंट लेवल्स पर अभी फिलहाल अवॉइड करिए मेटल शेयरों को एंट्री लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। इन शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा बताइए। सबसे पहले संवर्धना मदरसन की बात करते हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे थे जिसके चलते करीब 4% की तेज़ी संवर्धना
संवर्धना मदरसन पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। आय की बात करें तो 22,500 करोड़ से बढ़कर अब 27,100 करोड़ के आसपास आय आई है चौथी तिमाही के लिए। मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। 9.1% के मार्जिन्स कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे, वो अब एक्सपैंड होकर इस क्वार्टर में 10.8% पर आए हैं। तो संवर्धना मदरसन के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसके चलते नतीजों के बाद स्टॉक में शार्प अपटिक दिखा। अब करीब 4% की तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इप्का लेबोरेटरीज की बात करते हैं, यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे, जिसके चलते नतीजों के बाद बिकवाली दिखी इस स्टॉक पर। आय की बात करें तो 2100 करोड़ के आसपास आई चौथी तिमाही में। 35% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, 15.8% पे आए हैं, लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से कमज़ोर नतीजे रहे, जिसके चलते इप्का लेबोरेटरीज में नतीजों के बाद थोड़ी सी बिकवाली दिखी। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कमज़ोरी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। 5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन आय की बात करें तो थोड़ी सी ग्रोथ दिखी, करीब 1 से 1.5% की ग्रोथ आय के फ्रंट पर दिखी और मार्जिन्स 12.2% से बढ़कर 13.7% पे चौथी तिमाही में आए। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना की बात करते हैं, कंपनी ने कुछ नए लॉन्चेस किए हैं। एआई में 2 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, तो लॉन्चेस के दम पर इस स्टॉक में भी आज एक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल नतीजे भी काफ़ी सारे आए, जिसके चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर इमामी के नतीजे आप देख रहे होंगे। मुनाफा 3% बढ़ा है, 149 करोड़ का मुनाफा आया है और आय अगर देखेंगे तो 836 करोड़ से बढ़कर 891 करोड़ आई है। वहाँ पर भी 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक नतीजों के बाद हल्की तेज़ी, 0.5% ऊपर इस वक्त इमामी का स्टॉक आ चुका है। नतीजों पर एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। जतिन जी, इमामी के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए और जैसे ही नतीजे आए स्टॉक में 0.5% की तेज़ी आई, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इसमें? देखिए, इमामी की अगर जो मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो फिलहाल पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि इसमें जब तक 518 के लेवल्स ब्रीच नहीं होते तब तक इसमें ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अगर जो करंट लेवल्स पे किसको ट्रेड लेना है तो उसमें 518 का ही स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरे 548 और 555 के रहेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक इसमें अपसाइड देखने मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया इमामी पर। फिलहाल नतीजों के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस बीच इमामी देखिए 1.5% नीचे आ चुका है। नतीजे थोड़े कमज़ोर आए हैं। आय में मामूली 6% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हल्की बढ़त ही आई है। तो नतीजों के बाद यहाँ पर रिएक्शन, मुनाफे में देखिए 3% की बढ़त आई है। तो ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग नंबर्स नहीं है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में वीकनेस इस वक्त हावी है। अब हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज से सुदीप शाह भी मौजूद हैं। सुदीप जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार पर क्या व्यू बन रहा है आपका आज? बैंक निफ्टी पे स्पेशली अभी 700 अंक नीचे आ चुका था, लेकिन 48,500 के लेवल्स को संभालने की कोशिश कर रहा है। कल किस तरह की ओपनिंग देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी में, और निफ्टी पर भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ रही है, तो दोनों इंडाइसेस पर आपका क्या नज़रिया बन रहा है और कल के लिए किन लेवल्स को पर नज़र रखें? गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में आज सेलिंग प्रेशर आया है और खास करके बैंक निफ्टी में ज्यादा, वहां पे थोड़ा ज्यादा वीकनेस है, अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो पहले बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन है, कल और परसों, दोनों दिन 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था और आज ब्रेकडाउन आया है। तो और आज साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने अपना जो 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है EMA, उसके नीचे अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगला लेवल जो बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है वो है 45
48,300 48,250 का। मुझे लग रहा है 48,200 48,300 का ये जो जोन होगा ये बढ़िया सपोर्ट जोन बन जाएगा, बिकॉज जो रैली हमने 22-23 तारीख मई को देखी थी 48,000 47,800 से 49,000 वाली रैली, उस पे इन बिटवीन जो कुछ दिन थे वहां पे 48,150 48,200 बहुत कारगर रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो मुझे लग रहा है अब वो जो रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा 48,200 48,300 वाला। और अगले सप्ताह के भी अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो यह एक कंसिडरेबल ओपन इंटरेस्ट बन रहा है 48,300 के आसपास। तो मुझे लग रहा है जो बिल्डअप है 48,200 का रेंज नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, अब जो बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी आनी है तो बैंक निफ्टी को 48,800 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और उसके बाद 49,200 के लेवल आ सकते हैं। तो अब ये रेंज 48,200 से लेकर 48,800 850 के बीच की रहेगी। और निफ्टी में यदि हम देखें तो निफ्टी अभी अपने 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके बहुत नजदीक आ चुका है। 22,700 का वो एवरेज है और हमसे महज 10 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 22,600 22,630 का जो जोन है वो बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है नज़रिया बाजार पर। और हम देख रहे हैं कि अब निफ्टी किसी तरीके से 22,700 का लेवल, जो दूसरा अहम सपोर्ट लेवल था आज के लिए, वो संभालने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि क्लोजिंग किस स्तरों पर होती है। 3:15 हो चुके हैं। क्विकली अपने एक्सपर्ट से कुछ BTST STBT ट्रेड्स भी देख लेते हैं। रत्नेश जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। कहाँ कोई ट्रेड देख रहे हैं आप आखिरी कुछ मिनटों के लिए? लगता है कि यहाँ पे सुमितो केमिकल में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। तो सुमितो केमिकल में यहाँ पे BTST करी जा सकती है 480 रुपए के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको 510 रुपए की टारगेट दिख जाएगी। बस यहाँ काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, 9.5% ऊपर है और 510 के लेवल्स के लिए आप तेज़ी करके चल सकते हैं। जतिन जी, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, तो हमें सिंजीन फार्मा में से अच्छा लगता है। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही बुलिश कैंडल बना था और आज के ट्रेडिंग सेशन में निचले स्तरों से अभी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कल भी जारी रहना चाहिए। इसके लिए सिंजीन में बाई की सलाह रहेगी। टारगेट मेरे 708 के रहेंगे और इसमें स्टॉप लॉस 685 का सजेस्ट करूंगा। 65 के स्टॉप लॉस के साथ सिंजीन में तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉक यहाँ पर भी अच्छी बाइंग और 0.5% स्टॉक ऊपर आ चुका है अभी। सुदीप जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज ही बताइए। दो स्टॉक्स है जो पसंद आ रहे हैं इस समय। मुझे लग रहा है कि दो पॉकेट्स है जो हम, एक तो मजगांव डॉक के नंबर्स आए हैं डिफेंस साइड पे, उसके बाद उसके साथ साथ कोचिन शिपयार्ड में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है और जो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद हम पिछले 2 दिन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा और आज फिर से हम वो जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोचिन शिपयार्ड में BTST करके जा सकते हैं 1990 के स्टॉप लॉस से 2060 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। यहाँ पे पिछले 4-5 दिन का जो प्राइस एक्शन था उसको एनगल्फ करते हुए कैंडल बनी है, वॉल्यूम बेस्ड कैंडल है और इसे कैश में खरीदे, FNO में बैन में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे BTST करके जा सकते हैं 297 के स्टॉप लॉस से 310 के टारगेट के लिए। चलिए, सारे के सारे ये BTST कॉल्स हो गए हैं। ABFRL 5.25% ऊपर 300 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव्स तगड़े हैं, जरा उनके बारे में राय लेते हैं। अच्छा, इस पे जरा एक बार टीटागढ़ पे जरा व्यू दीजिए आप रत्नेश जी। टीटागढ़ 11-12% ऊपर है ये और निश्चित तौर पर सरकार अगर रिपीट होती है, रेलवे पर काफी फोकस है, रेलवे का कैपेक्स भी है, वो खर्च बढ़ेगा भी आगे। टीटागढ़ में क्या करना चाहिए, इस उछाल को कैसे प्ले करें? अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जनवरी का हाई बनाने में करेक्शन हुआ था, फिर अपने 200 मूवी में सपोर्ट लेके चला है वापस से। इसका एक आज के सत्र में काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें तेजी बरकरार रह सकती है। यहाँ पे 1350 रुपए स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मुझे
1600 रुपए तक के टारगेट पर थोड़ा सा मिड टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 1600 रुपए के टारगेट मध्यम अवधि में टीटागढ़ रेल में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, चुनाव पर नजर है। नतीजे 4 जून को आएंगे और सीएलएसए ने 54 शेयरों की एक लिस्ट जारी की है। सीएलएसए, अगर ब्रोकिंग स्पेस की बात करें, एफआईआईज ब्रोकरेजेस की बात करें, तो उसमें काफ़ी जाना माना रसूखदार नाम है, इस पर लोग भरोसा करते हैं। और इन स्टॉक्स का नाम दिया है सीएलएसए ने मोदी स्टॉक्स। क्या बात है। और कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ये जो 54 शेयर्स हैं मोदी स्टॉक्स, ये रॉकेट बन जाएंगे। पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए सीएलएसए ने क्या कहा है, किन शेयरों को मोदी स्टॉक्स की संज्ञा दी है और क्या रिटर्न्स भी शेयर किए हैं सीएलएसए ने? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है मोदी स्टॉक्स का जो है डेफिनेशन दिया है। फॉरेन फर्म, ब्रोकरिंग फर्म है जो वो है सीएलएसए। यहाँ पे उनका बुलिश नज़रिया है और चुनाव के ध्यान को रखते हुए 54 शेयर्स का इन्होंने एक लिस्ट जारी किया है। और इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूँ कि जो 54 शेयर्स सीएलएसए के लिस्ट में है, उसमें से जो मोदी स्टॉक्स का जो नाम उन्होंने दिया है, उसमें से आप कह सकते हैं 50% पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनियां हैं। अब अगर बात करें तो प्री इलेक्शन रैली में 90% जो इनके शेयर हैं, इनका रिटर्न जो है निफ्टी से ज़्यादा ऑलरेडी रहा है। और हमने देखा भी है प्री इलेक्शन रैली में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। आगे भी इन शेयरों में तेज़ी बढ़ने की जो है उनका एक्सपेक्टेशंस है, मतलब पोस्ट इलेक्शन जब रिजल्ट्स भी आएंगे उसके बाद भी इन स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। और सरकार के मौजूदा पॉलिसी जो कंटिन्यूशन होगा उसके कारण जो है इनको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन ये कौन से स्टॉक्स है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिस पे आपका फोकस रखना चाहिए और हमने छाटा इस लिस्ट से। और ये बीजेपी के बहुमत के स्टॉक्स है जो चमक सकते हैं, वो इंक्लूड करते हैं एलएनटी, एनटीपीसी, एनएचपीसी हुआ, पीएफसी हुआ, ओएनजीसी, आईजीएल भी हुआ और महानगर गैस जैसे बड़े स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। अगर टेलीकॉम से इसकी बात करें तो भारती एयरटेल, इंडस टावर्स और रिलायंस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं, बट इनको बेनिफिट जो है, या आप कह सकते हैं मोदी स्टॉक्स इलेक्शंस के बाद यहाँ पे भी रैली देखने मिल सकते हैं, ये सीएलएसए का रिपोर्ट कह रहा है। उसमें रिलायंस का भी नाम है। रिलायंस आज कमज़ोर है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि अगर हम जो शरद ने जो छांट के बताया है बहुमत से चमकेंगे। एलएनटी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, ओएनजीसी, आईजीएल, मतलब कि सरकारी शेयरों की भरमार है। और अगर हम उसमें बात करें जो निजी स्पेस वाले शेयरों की, तो उसमें देखिए प्रमुख जो हैं रिलायंस, इंडस टावर और भारती एयरटेल। ये टेलीकॉम के एंगल से आप इन शेयरों को समझ सकते हैं। अच्छा, रिलायंस पर एक व्यू भी लेते हैं। शरद, वैसे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही ये टाइमली और एक अच्छी चीज़ है चुनाव के नज़रिए से। सीएलएसए को लोग काफ़ी उसकी इज्जत भी करते हैं रिपोर्ट की, और ये रिपोर्ट फोकस में आगे भी रहेंगे। ये स्टॉक्स आप वैसे दर्शकों से गुजारिश करेंगे नोट करके रख लीजिए, ये वैसे भी अच्छे स्टॉक्स हैं, वैसे भी चले हुए हैं। और अगर बीजेपी के फेवर में नतीजे आए, अगर सीटों की संख्या अगर बहुमत के ऊपर रही, अगर और स्टीम आप देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिलायंस पर आपसे जरा सुधी व्यू चाहेंगे। आज 1-1.5% के आसपास की कमजोरी रिलायंस में, क्या आप कमजोरी बढ़ते हुए देख रहे हैं या फिर रिलायंस में कॉन्ट्रा बाय करें? 2879 रुपए का भाव इस वक्त है, 1.25% की कमजोरी। क्या ऑप्शन के जरिए भी कोई ट्रेड ले सकते हैं रिलायंस में? अभिषेक जी, जो हिसाब से पिछले 3-4 दिन में या जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और उसके पहले स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन पे था तकरीबन 2980। तो एग्जैक्टली ये जो मार्च का जो हाई था मार्च एंडिंग में, वही हाई के वहां पे तकरीबन एक डबल टॉप फॉर्म करके स्टॉक अभी कोशिश कर रहा है ब्रेकडाउन की, और स्टॉक 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। पर ज्यादातर क्या होता है कि इसके नीचे 1 या 2 दिन के क्लोज होता है, उसी के बाद ब्रेकडाउन आता है। तब तक जब तक ये एक और दिन शायद से ये 2850 2870 के नीचे क्लोज ना करे, तो मुझे लग रहा है कल का दिन इसके लिए सबसे क्रूशियल होगा। यदि ये 2830 2840 को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। 2850 2800 के बीच में काफी फुट राइटिंग हो रखी है, तो मुझे लग रहा है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और इलेक्शन के रिजल्ट के जो वीकेंड में जाते जाते मुझे नहीं लगता यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन आएगा ही, कहीं ना कहीं 2830 के जोन के आसपास स्टॉक सेटल हो जाएगा। और उसके बाद एक फ्राइडे को अगर कहीं पे वापस से एक रिबाउंड आता है तो हम 2900 के कॉल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर मेरी राय रहेगी फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी ना करें, इसमें सिर्फ वेट एंड वॉच करें।
2830 2850 का जो सपोर्ट जोन है उसी पे नजर गड़ाए रखें। ठीक है, तो ये है रिलायंस पर नज़रिया। एक बार बायोकॉन पर भी राय ले लेते हैं। 330 के पास कारोबार कर रहा है, काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है बायोकॉन में। रत्नेश जी, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? आप बायोकॉन चार्ट देखेंगे तो इसमें एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा स्लो मूवर है, पर अपने टीओरेक्स के आसपास चल रहा और एक अच्छा ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन के पास में हमको दिखाई दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें तेजी करी जा सकती है। जो मिड टर्म में टारगेट बनेंगे इसके 350 रुपए तक के बन सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस इसमें बहुत पास का बनता है 305 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठेगा, तो इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो खरीदारी करने की सलाह है बायोकॉन पर। चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। कल के बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ तृप्ति जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, बताइए। जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए कौन से क्यूज और इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बात अमेरिका की करें तो कल अमेरिका में बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आएंगे और इसके साथ ही कल अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने जा रही है, जो कि काफ़ी अहम होगी क्योंकि चुनावी दौर भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। और हम बाजार में भी देख रहे हैं कि बाजार ने इस हफ्ते रिकॉर्ड हाई बनाया, जिसके बाद भी गिरावट जारी है, जिसके चलते ये एक्सपायरी अहम होने वाली है। अब बात करें कंपनीज की, तो अजंता फार्मा में शेयरों का बायबैक की रिकॉर्ड डेट है कल। बता दें कि कंपनीज में 1,29,000 शेयरों का बायबैक करेगी और जिसके लिए प्राइस तय किया है 2770 रुपये प्रति शेयर। और अब बात करते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन की, तो उसके आईपीओ की कल एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने जा रही है, जो कि 108 गुना तक ये आईपीओ भरा था। इरेडा की बात करें तो 55% शेयरों का कल से लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। और अब चौथी तिमाही के नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजे भी अपने आखिरी चरण में चल रहे हैं, जिसमें कल निफ्टी 50 कंपनी अपोलो हॉस्पिटल अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ जेएनके इंडिया, भारत डायनामिक्स, मोल्टेक पैकेजिंग, नेशनल फर्टिलाइजर, मुथूट फाइनेंस, स्वान एनर्जी, टीबियोटेक और वेल्सपन कॉर्प भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल जारी करने वाली है। तृप्ति, तो कल नतीजों की लंबी लिस्ट है और होगी भी, क्योंकि कल नतीजे जारी करने की आखिरी तारीख है। अपोलो हॉस्पिटल कल निफ्टी का एकमात्र नतीजा होगा। उसके अलावा ढेर सारे आप देख सकते हैं, प्राज इंडस्ट्रीज हैं, टीबीओटेक है, वेल्सपन कॉर्प है, सेंटेक रियल्टी है। ये तमाम नतीजे कल के सत्र में आते हुए दिखेंगे। चलिए कुछ और, अब तो खैर समय काफ़ी कम रह गया, लेकिन फटाफट एक स्टॉक पर जरा व्यू लेते हैं। पावर ग्रिड, जरा सुदीप आप बताइए। मजबूत स्टॉक, डिविडेंड वाला स्टॉक, वैसे फंडामेंटली अच्छा है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी वाले फेज में भी है ये। अभिषेक जी, जो हिसाब से पावर ग्रिड का हम जो चार्ट का मूव देख रहे हैं, आज जो हिसाब से प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस ही है। जहाँ पे निफ्टी में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, काफी दूसरे पीएससी स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर देखा है, तो वहां पे पावर ग्रिड में ये 1.5-2% की जो तेजी है, वो एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस है। स्टॉक ने फिर से अपने 20 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया है और लगातार 23 अप्रैल के बाद इसके नीचे स्टॉक ब्रीच नहीं, स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक ये 310 का लेवल होल्ड करता है, तब तक पावर ग्रिड में हम ऊपर की तरफ 325 से लेके 328 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। चलिए, बाजार बंद होने में अब 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है। आज अगर देखें तो वैसे चौथे सत्र की गिरावट है, लेकिन 3 सत्र में छोटी, कल तो मार्केट एक रेंज में था, लेकिन हल्की हल्की गिरावट पर बंद हुआ। आज थोड़ी सी कहेंगे कि बड़ी वाली 178 अंक नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। 22,700 को हालांकि बचाने में बाजार कामयाब रहा है। एक अच्छी चीज़ ये रही है, निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पर कमजोरी ज़्यादा रही निफ्टी के मुकाबले, 550 अंकों की गिरावट। और मूड अगर आप देखेंगे ख़राब करने के लिहाज से, तो आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, इसके अलावा एक्सिस बैंक करीब 0.25% नीचे, एचडीएफसी बैंक करीब 1.5% नीचे। इन स्टॉक्स ने ही बाजार का मूड आज खराब करने का काम किया है और इसके चलते ही बाजार पर प्रेशर हमने बनते हुए देखा है। अगर सपोर्ट करने वाले शेयरों की बात करें तो मेटल में सिलेक्टिव, हिंडाल्को, नोवेलिस का आईपीओ की खबर थी, उसके चलते ये शेयर चला 3.5%। डीवीज लैब में तेजी रही, पावर ग्रिड में तेजी रही,
फार्मा में अगर हम बात करें तो डीवीएस के अलावा आज सन फार्मा में तेजी रही, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी रही और कंजम्पशन वाले शेयरों में नेस्ले में और आईटीसी में आज के सत्र में हमने तेजी देखी। इंश्योरेंस स्टॉक्स कमजोर रहे, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ कमजोर रहे और वायदा का सबसे बड़ा जो लूजर रहा वो रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 4% की भारी भरकम गिरावट के साथ। कुछ और शेयर जहां पर हमने डीप कट देखे और वहां पर शुरुआत ही कमजोर हुई थी। इंडिगो का शेयर आज 3.5% टूटा है। इसके अलावा आईआरसीटीसी नतीजों के चलते यहां पर हमने देखा कि ये शेयर 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आय इसकी बढ़ी है लेकिन मार्जिन पर आईआरसीटीसी के हिट आया है, इसके चलते इस शेयर में भी हमने कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए देखा। तो 23,000 हमने 100 भी देखा और 4 सत्र में 400 पॉइंट बाजार ने करीब करीब गवाए हैं। 22,700 के आसपास कारोबार इस वक्त हम निफ्टी में क्लोजिंग आज होते हुए देख रहे हैं। 74,500 के आसपास बंद हुआ है सेंसेक्स। 76,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने भी छुआ था। तो ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर है बाजार में, थोड़ी सी उतार चढ़ाव भी बढ़ेगा। इंडिया विक्स हमने देखा कि आज 24 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। दिन के निचले स्तर से अगर देखेंगे तो वहां पर भी हमने बढ़ोतरी देखी है। चलिए, एक कमजोर सत्र, कल होगी मंथली एक्सपायरी, उस पर हमारी नजर रहेगी। रोलओवर के आंकड़े भी आपके हम सामने रखेंगे। स्टॉक्स में आपको बताएंगे कि कहां पर मजबूत, कहां पर कमजोर रोलओवर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। एक्सपायरी का पूरा एक्शन होगा, स्पेशल शो भी होगा 12 बजे, उसको आप मिस मत कीजिएगा। लेकिन आज के सत्र को यहां पर हम समाप्त करेंगे। जतिन जी, सुदीप जी, रत्नेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।